इतिहास में तो लड़ाइयाँ, जीत, हार यही सब सुनने को मिलता है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा भी राजवंश हो सकता है जिसने अपना पूरा साम्राज्य दान कर दिया हो? आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश की, एक ऐसी अनोखी कहानी जिसका अंत किसी जंग में नहीं बल्कि एक ऐसे फैसले से हुआ जो सबको हैरान कर देता है। तो सवाल यही है, क्या सच में कोई अपनी मर्जी से बिना किसी लड़ाई, बिना किसी दबाव के अपनी गद्दी किसी और को दे सकता है? सुनने में अजीब लगता है, राइट? लेकिन सैयद वंश की कहानी हमें बताती है कि हाँ, ऐसा हुआ था। और बस यही एक बात इसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक बहुत ही खास, बहुत ही अलग चैप्टर बना देती है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1398 में, जब तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया था। वो हमला इतना भयानक था कि उसने सिर्फ शहर को नहीं लूटा, बल्कि उस वक्त के तुगलक वंश की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। और इसके बाद दिल्ली में जो हुआ उसे कहते हैं पावर वैक्यूम, यानी सत्ता का एक खालीपन, जहां कोई मजबूत शासक था ही नहीं और चारों तरफ बस उथल-पुथल थी। और इसी पावर वैक्यूम को भरने के लिए सामने आया सैयद वंश। देखिए, 1398 में तैमूर का हमला, तुगलकों की ताकत खत्म। फिर 1414 में सैयद वंश की शुरुआत होती है और 1451 में उनकी जगह लोधी वंश ले लेता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ 37 साल तुगलक और लोधी, इन दो बड़े वंशों के बीच का एक छोटा, लेकिन जैसा मैंने कहा, बहुत ही जरूरी दौर था ये। तो इसी माहौल में, इसी उथल-पुथल के बीच से एक नाम उभर कर आता है, खिज़्र खां, सैयद वंश के संस्थापक। पर मजे की बात यह है कि इनकी कहानी किसी बड़े विजेता की नहीं है, बल्कि एक नियुक्त किए गए गवर्नर की है। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि खिज़्र खां ने दिल्ली को जीता नहीं, उन्हें तो हमलावर तैमूर ने ही मुल्तान का गवर्नर बनाया था। तो जब उन्होंने देखा कि दिल्ली में कोई लीडर है ही नहीं, सब खाली पड़ा है, तो बस मौके का फायदा उठाया और दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया। और यहीं पर उनकी कहानी और भी अलग हो जाती है। दिल्ली पर राज तो कर रहे थे, लेकिन खिज़्र खां ने कभी खुद को सुल्तान कहलाया ही नहीं। उन्होंने एक टाइटल लिया, रैयत आला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जागीरदार। वो खुद को सुल्तान नहीं बल्कि तैमूरी साम्राज्य का एक प्रतिनिधि मानते थे। अब खिज़्र खां की ये सोच तो ठीक थी, लेकिन क्या उनके बाद आने वालों ने भी ऐसा ही सोचा? नहीं। चलिए देखते हैं कि कहानी ने क्या मोड़ लिया जब उनके बेटे ने गद्दी संभाली। यहाँ देखिए, एक पीढ़ी का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। पिता खिज़्र खां, जो खुद को रैयत आला यानी जागीरदार कहते रहे, और उनका बेटा मुबारक शाह, जिसने गद्दी पर बैठते ही ऐलान कर दिया कि वो सुल्तान है। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। मतलब ये सैयद वंश को एक इंडिपेंडेंट पावर बनाने की एक सीधी सीधी कोशिश थी। तो इस वंश में कुल मिलाकर 4 शासक हुए। पहले खिज़्र खां, फिर उनके बेटे मुबारक शाह, उनके बाद मोहम्मद शाह और सबसे आखिर में अलाउद्दीन आलम शाह। इन चारों का राज कुल 37 साल तक चला। और अब आता है इस कहानी का सबसे सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्सा, वो हिस्सा जो इस वंश को इतना यूनिक बनाता है। बात करते हैं आखिरी शासक आलम शाह की और उनके उस एक फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं कि आलम शाह एक बहुत कमजोर शासक थे। साल था 1447। वो राजधानी दिल्ली छोड़कर एक छोटे से प्रांतीय शहर बदायूं गए और वहाँ का शांत माहौल उन्हें इतना पसंद आ गया कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो वहीं रहेंगे। मतलब दिल्ली की राजनीति, सत्ता का संघर्ष, ये सब छोड़कर एक शांत प्रांतीय जीवन जीना उन्हें ज्यादा बेहतर लगा। अब सोचिए, सुल्तान राजधानी में है ही नहीं, तो दिल्ली में क्या होगा? जाहिर है पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली के अमीरों ने मिलकर एक ताकतवर अफगान सरदार बहलोल लोदी को न्योता भेज दिया कि आइए और राजधानी संभालिए। तो बहलोल लोदी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने आलम शाह को एक खत लिखा और उस खत का जो जवाब आया वो इतिहास में दर्ज हो गया। आलम शाह ने जवाब में लिखवाया, मेरे पिता आपको अपना बेटा मानते थे और इसीलिए मैं अपनी मर्जी से और खुशी से दिल्ली की गद्दी आपको, मेरे बड़े भाई को सौंपता हूँ। सोचिए, कोई लड़ाई नहीं, कोई साजिश नहीं, बस एक खत और सत्ता का इतना बड़ा ट्रांसफर पीसफुली हो गया। और इस फैसले के बाद आलम शाह का क्या हुआ? उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी बदायूं में बड़े आराम से, शांति से गुजारी। 1451 में गद्दी छोड़ी
और उसके बाद भी वो 1478 तक जिए, मतलब करीब करीब 27 साल। और एक पूर्व सुल्तान का ऐसा अंत सच में बहुत ही हैरान करने वाला है। तो आखिर इन 37 सालों का सार क्या है? क्या सिखाता है हमें सैयद वंश का ये छोटा सा दौर? सिर्फ 37 साल। दिल्ली सल्तनत के इतने लंबे इतिहास में ये नंबर बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसकी कहानी वो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देती है। तो अगर सैयद वंश की कहानी को कुछ पॉइंट्स में समझना हो तो वो ये हैं। ये तैमूर के हमले के बाद पैदा हुई अराजकता से उभरे। इनके फाउंडर एक विजेता नहीं बल्कि एक जागीरदार थे। ये सिर्फ 4 शासकों का एक छोटा सा वंश था और इनका अंत किसी जंग में हारकर नहीं बल्कि एक सुल्तान के अपनी मर्जी से गद्दी छोड़ देने से हुआ। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सैयद वंश को हम एक स्वतंत्र राजवंश माने या फिर वो बस एक केयरटेकर थे जिन्होंने तुगलकों के जाने और लोधियों के आने के बीच कुछ वक्त के लिए दिल्ली की गद्दी को संभाले रखा? उनकी अनोखी शुरुआत और उससे भी ज्यादा अनोखा अंत हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर तो करता ही है।